अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड है। बगैर किसी वक्त को ज़ाया करे बगैर मैं टॉपिक की तरफ चलता हूँ। आ जाए मेरे साथ। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसे लीडर थे कि उनकी दियानतदारी का ये आलम था। एक रोज़ आप ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। ट्रेन स्टेशन से रवाना हुई तो आपको याद आया कि आपका रेल टिकट तो आपके मुलाजिम के पास रह गया। आप अगले स्टेशन पे उतरे और सीधा टिकट एग्जामिनर के पास पहुंच गए और उससे कहा कि मेरा टिकट मेरे मुलाजिम के पास रह गया है और अब तो मुझे नया टिकट बना दो। टिकट एग्जामिनर कहता है कि कोई बात नहीं, बस मुझे 2 रुपये दे दीजिए और प्लेटफॉर्म से बाहर चले जाएं। ये सुनते ही हमारे अजीम कायद मोहम्मद अली जिन्ना को जलाल आ जाता है और कायदे आजम फरमाते हैं कि तुमने मुझसे रिश्वत तलब की है। आनन फानन वहाँ करीबी लोग भी जमा हो जाते हैं और टिकट एग्जामिनर जान छुड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसके सामने मौजूद शख्स इत्तेहाद, यकीन और तंजीम का दाई था। मुख्तसर किस्सा ये हुआ कि कायद उस एग्जामिनर को पकड़कर सीधा स्टेशन मास्टर के पास ले जाते हैं और बिल आखिर रिश्वत मांगने वाला कानून के शिकंजे में आ जाता है। दुनिया में कम ही लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदल देते हैं। हमारे कायद अपने पेशे यानी वकालत में भी उसूल रखते थे और अपने बनाए उसूलों से तजावुज़ नहीं करते थे। एक दिन का किस्सा है कि एक अमीर ताजिर कायदे आज़म की खिदमत में हाजिर हुआ और ख्वाहिश जाहिर की कि उसके केस में आप उसकी वकालत कर दीजिए। ताजिर कहता है कि वो इस मुकदमे में उनको 5,000 रुपये फीस देगा, लेकिन कायदे आज़म कहते हैं कि मैं मुकदमा नहीं लड़ूंगा, मुकदमे की फीस नहीं ले सकता बल्कि पेशी की फीस लूंगा। ताजिर ने पूछा, एक पेशी की कितनी फीस लेंगे? तो कायदे आज़म ने जवाब दिया कि एक पेशी के मैं 500 रुपये लूंगा। उस वक्त मेरे पास 5,000 रुपये थे, आप मेरा मुकदमा लड़ लीजिए। लेकिन कायदे आज़म ने कहा, यह रकम मुमकिन तौर पर नाकाफ़ी होगी, क्योंकि अगर मुकदमा तवील हो गया तो ये 5,000 कम हो जाएंगे। इसलिए अच्छा ये होगा कि आप अपना केस लेके किसी और वकील के पास चले जाएं। लेकिन ताजिर की बहुत जिद पर कायदे आज़म ये मुकदमा लड़ने पे तैयार हो ही जाते हैं। अब ये होता यह है कि मुकदमा हमारे अजीम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की काबिलियत की बिना पर सिर्फ 3 समातों के बाद ही ताजिर जीत जाता है। सो वक्त आता है फीस का, तो कायदे आजम ताजिर से 1,500 रुपये वसूल करते हैं। लेकिन ताजिर अपनी कामयाबी पर इतना खुश होता है कि वो पूरे 5,000 रुपये देने की कोशिश करता है। लेकिन कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना फरमाते हैं कि मेरे उसूल मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम है और मैंने अपने हक के 1,500 रुपये ले तो लिए, बाकी 3,500 रुपये तुम्हारे हक के हैं जो तुम्हारे पास ही रहने चाहिए। दोस्तों, शायर मशरिक़ का नाम तो आपने सुना है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल कायदे आज़म के बारे में फरमाते थे कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसी शख्सियत के मालिक हैं जो कभी बिक नहीं सकते, उन्हें कभी ख़रीदा नहीं जा सकता और वो कभी ख़यानत नहीं कर सकते। कायदे आज़म की जहानत का भी एक किस्सा कुछ इस तरह से है कि एक दिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत के लिए बम्बई जाने वाली ट्रेन के फर्स्ट क्लास डब्बे में सवार हुए थे, जो कि मुकम्मल खाली थी। उन दिनों बिजनेस क्लास यानी फर्स्ट क्लास के टिकट महंगे हुआ करते थे, इसलिए बम्बई से लाहौर या दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में अक्सर लोग इकोनॉमी क्लास में सफ़र करते थे और यूं बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास के टिकट ना लेने की वजह से ये डब्बे अक्सर खाली हुआ करते थे। ट्रेन चलने लगी तो एक खूबसूरत नौजवान लड़की भी इसी डब्बे में सवार हो गई। कायदे आज़म कहते हैं, ट्रेन चलना शुरू हुई तो मैं एक अंग्रेज़ी अखबार का मुताला करने लगा, लेकिन यकायक वो लड़की मेरे पास आ गई और कहने लगी कि फ़ौरन मुझे 1,000 रुपये दे दो, वरना मैं ट्रेन की ब्रेक अभी खींच दूंगी और चीखूंगी चिल्लाऊंगी। कायदे आज़म कहते हैं, ये सुनते ही मैं खामोश हो गया, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा सफ़र लंबा है और सूरत हाल इस वक्त मेरे हक में नहीं है। इस लड़की ने एक बार नहीं बल्कि 3-4 बार यही बात की कि फ़ौरन मुझे 1,000 रुपये दे दो, वरना मैं अभी ट्रेन का ब्रेक खींचूंगी और लोगों को जमा कर लूंगी। लेकिन कायदे आज़म कहते हैं कि वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, लेकिन मैं खामोश रहा और अखबार से नजरें नहीं हटाई। वो लड़की थोड़ी देर के बाद खूब हैरान हुई और मेरे करीब आके गुस्से के आलम में बाजू पकड़ के जोर से हिला दिए। मैंने जल्दी से दोनों हाथों से अखबार छोड़ा और अपने दोनों हाथ कानों पर रख के इशारे से उसे समझाया कि मैं बहरा हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता।
اور پھر میں اسے ایک کاغذ اور قلم دیتا ہوں تاکہ وہ اپنی بات لکھ سکے۔ لڑکی نے غصے میں وہ پیپر ہاتھ سے لیا اور تحریر کر دیا کہ مجھے 1,000 روپے دو ورنہ میں تم پر ریپ کا جھوٹا الزام لگا دوں گی۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ بس اب اس لڑکی نے یہ لکھا ہی تھا کہ میں نے وہ کاغذ اس سے لے لیا اور اپنی جیب میں رکھتے ہوئے سیٹ سے کھڑا ہوا، ٹرین کا ایمرجنسی بریک کھینچ لیا۔ چند ہی لمحے گزرے تھے، ٹرین رک گئی اور میرے پاس گارڈ آ گیا۔ گارڈ نے آ کے زور سے سوال کیا، بریک کس نے کھینچا ہے؟ میں نے کہا بریک میں نے کھینچا ہے، اور ساتھ ہی میں نے جیب سے وہ کاغذ نکال کے اس گارڈ کے حوالے کر دیا۔ اس طرح سے وہ لڑکی گرفتار ہو گئی اور میں اللہ کا شکر ادا کر کے دوبارہ اپنے سفر پہ روانہ ہو گیا۔ قائد اعظم نے مزید کہا کہ اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ میں کبھی خالی ڈبے میں سفر نہیں کروں گا بلکہ پبلک کے درمیان ہی سفر کروں گا۔ ٹاک آف سوسائٹی کے دوستوں، قائد اعظم محمد علی جناح وہ لیڈر تھے جن کے بارے میں انگریزوں نے لکھا ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو اتنی بڑی بیماری ہے تو ہم کبھی بھی پاکستان کو وجود میں آنے نہیں دیتے۔ یقیناً قائد اعظم محمد علی جناح یہ بات جانتے تھے کہ ہندو اور انگریزوں کو بھنک پڑ گئی کہ مجھے بیماری ہے تو کبھی بھی پاکستان کو وجود میں آنے نہیں دیں گے اور ہندوستان کو تقسیم ہونے نہیں دیں گے، اس لیے ہمیشہ انہوں نے اپنی بیماری کو پوشیدہ رکھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی، اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔